हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने पीछे जो हमने वीडियो की थी उसमें हमने चैप्टर नंबर 15 शुरू किया था, बिजनेस कॉम्बिनेशन जिसका नाम है। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन जो हमने चैप्टर शुरू किया था उसमें हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली थी। अभी तक एक बार नजर डालते हैं उन पर हमने क्या क्या पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको जाके देखना, उसके बाद इस वीडियो पर वापस आना। ठीक है, चीजें और ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं, बस यही है और तो कुछ नहीं। तो हमने पहली वाली वीडियो जो इससे की थी, हमने फर्स्ट पार्ट, उसमें हमने पढ़ा था बिजनेस कॉम्बिनेशन का मीनिंग। ठीक है, बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है, हमने फीचर्स पढ़े थे कॉम्बिनेशन के, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स का हो या फीचर्स का बातें किए। कॉजेज क्या होते हैं कॉम्बिनेशन के, क्यों जरूरत पड़ी कॉम्बिनेशन की, हमने कॉजेज भी पढ़े थे। और अब बारी है पार्ट 2 की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन में किस किस तरह के टाइप होते हैं, मतलब किस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लेटरल, सर्कुलर और डायगोनल कॉम्बिनेशन होते हैं। तो कुल मिला के 5 टाइप्स होते हैं कॉम्बिनेशंस के। हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो फिर से कहूंगा, अगर पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, अगर आपको कॉम्बिनेशन का मतलब ही नहीं पता, तो फिर हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन पढ़ने का क्या फायदा। ठीक है, तो पहले वो वाली वीडियो देखो जाके, और उसको पूरा देखने के बाद वापस यहाँ आओ, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन समझो। फिर आगे और वीडियोस आएंगी वर्टिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर, लेटरल कॉम्बिनेशन के ऊपर, सर्कुलर कॉम्बिनेशन के ऊपर, फिर डायगोनल कॉम्बिनेशन, और जो भी आगे चीजें बचेंगी वो भी करेंगे। फिलहाल बिना टाइम वेस्ट करे हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन के बारे में समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन का मीनिंग। हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम, इसका निक नेम कह लो। तो हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। इसको थोड़ा रीड करते हैं फिर इसको समझेंगे। हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन व्हेन 2 और मोर देन 2 कंपनीज प्रोड्यूसिंग सेम और होमोजेनियस प्रोडक्ट्स वर्क टुगेदर। हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन है बिजनेस का जहां पर 2 या 2 से ज्यादा कंपनीज प्रोड्यूस करती हैं सेम या फिर सिमिलर प्रोडक्ट और एक साथ वो काम करती हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा कंपनीज मिलकर जब कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं तो वहां पे हमारा होता है हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इट वॉज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेड इन इंडिया व्हेन मैनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग सीमेंट कंबाइंड टू फॉर्म लार्ज स्केल इंडस्ट्री नोन एज एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज एसीसी। सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन इंडिया में एक्सपेरिमेंट हुआ इसका। ठीक है, जब काफी सारी इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सीमेंट प्रोड्यूस कर रही थी। ठीक है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी वो सीमेंट प्रोड्यूस कर रही थी, तो एक उन सबको मिला के एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री बनी, किस नाम से, एसीसी। ठीक है, एसीसी सीमेंट्स आते हैं आज के समय में, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से मिलकर एक लार्ज इंडस्ट्री बनी। ठीक है, जिसका नाम दिया गया एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज। एसीसी की फुल फॉर्म भी जिसको ना पता हो यहाँ से पता चल गई होगी, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज। तो पहले ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी सीमेंट की, फिर उन सबको मिला के एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री बनी, किसकी हेल्प से, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन की हेल्प से। इंडिया में ये पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था, सबसे पहले इंडिया में। ठीक है, in this type of combination units engaged in the same stage of production amalgamate and come under one management and control। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो यूनिट्स होती हैं, ठीक है, वो एंगेज होती हैं एक ही स्टेज की प्रोडक्शन, मतलब सारे जो प्रोडक्ट है वो सिमिलर है, सिमिलर का हो या फिर सेम है। ठीक है, सेम भी और सिमिलर भी एक जैसी, मतलब। ठीक है, तो सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में वो एंगेज है यूनिट्स। एमलगेमेट का मतलब है उनको मिलना, ठीक है, कॉम्बाइन होना या एक साथ काम करना कह सकते हो। एंड कम अंडर वन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, तो सारी जो भी प्रोडक्शन हो रही है सेम प्रोडक्ट की, वो कौन देख रहा है, एक ही मैनेजमेंट के अंदर वो सारा काम हो रहा है। अलग अलग से हम उसको मैनेज नहीं करना है क्योंकि सेम प्रोडक्ट्स हैं, और कंट्रोल भी उस एक मैनेजमेंट के अंदर सारा हो रहा है उसका। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रेड, पैरेलल और यूनिट कॉम्बिनेशन। हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन को हम ट्रेड, पैरेलल और यूनिट कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन द बिजनेस यूनिट्स कंबाइन इन द सेम प्लेन। वही चीज अभी हमने ऊपर पढ़ी। इस टाइप के कॉम्बिनेशन में बिजनेस यूनिट कंबाइन होती हैं एक ही जगह पर, और इन अदर वर्ड्स अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो दे कैरी ऑन द सेम ट्रेड और आर एंगेज इन द सेम प्रोडक्टिव एक्टिविटी। एक जैसा काम करते हैं और एक तरह का, मतलब एक ही तरह का प्रोडक्ट जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि जो प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है उनकी वो सेम प्रोडक्ट के ऊपर होती है। दे आर मोर और लेस सिमिलर इन कैरेक्टर एंड कम्पीट ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, ये काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं, ठीक, कैरेक्टर में जो भी इनका काम होता है, क्योंकि प्रोडक्ट सेम है। ठीक है, और कम्पीट करते हैं सेम प्लेन, मतलब एक ही जगह पर सारा काम होता है इनका। फॉर एग्जाम्पल, इफ 2 और मोर शुगर यूनिट्स कंबाइन और 2 और मोर पेपर मिल्स कंबाइन, दैट विल बी नोन एज हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन।
काफी सारी मान लो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है जहाँ पर शुगर बन रही है, चीनी बन रही है, ठीक है, प्रोड्यूस हो रही है वहां पर। अगर वो सारी शुगर मिल्स एक जगह बन जाए, एक जगह मिल जाए, तो वो क्या कहलाएगा, अगर उनको कॉम्बिनेशन हम कर दें तो वो हमारी एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री बन जाएगी। जब सब छोटी छोटी इंडस्ट्री मिल जाएंगी और जब वो मिलके प्रोड्यूस करेंगी तो वो हमारा कहलाएगा हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और वही सेम चीज पेपर मिल्स, जहाँ पे पेपर बनता है, अगर वो स्मॉल यूनिट्स एक साथ काम करें, कंबाइन होकर काम करें, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारी हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, क्योंकि एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री बन गई उन सारी स्मॉल को मिला के, और प्रोडक्ट जो बन रहा है वो सेम प्रोडक्ट है, तो वो हमारा कहलाएगा हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। आई होप आपको इसका मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉरिजॉन्टल और पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो कंफ्यूज मत होना। हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन के कई सारे नाम है, पैरेलल, और हमने क्या पढ़ा था अभी, ट्रेड यूनिट कॉम्बिनेशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसमें है टू रिड्यूस इंटेंस कॉम्पिटिशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब उनका क्या मकसद था, इस जो हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन है इसका मकसद क्या था, टू रिड्यूस इंटेंस कॉम्पिटिशन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जब थी अलग अलग, ठीक है, तो उसमें क्या था, कंपटीशन उन पे काफी ज्यादा हाई था। मतलब एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो थी वो कुछ प्रोडक्ट बना रही है, फिर दूसरी उसको कॉम्पीट करेगी, तीसरी उसको कॉम्पीट करेगी, तो यहाँ पे इन्होंने कॉम्पिटिशन ही खत्म कर दिया, ठीक है। कंपटीशन खत्म हो गया क्योंकि एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री बन गई उनको मिला के, और वो एक अकेली इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है प्रोडक्ट, तो वहां पे कंपटीशन खत्म हो गया। टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन प्रोडक्शन टेक्निक, यूनिफॉर्मिटी का मतलब है एक जैसा, यानी कि समानता आई प्रोडक्शन टेक्निक में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज छोटी छोटी जो अलग अलग थी, उनमें प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो उनकी टेक्निक्स थी प्रोडक्शन की वो अलग अलग होंगी, क्योंकि यूनिट्स भी अलग अलग थी, अलग अलग जगह पर थी। लेकिन जब प्रोडक्शन की टेक्निक एक जैसी हुई, क्यों, क्योंकि वो एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री में तब्दील हो गई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी हमारी, तो वहां पे यूनिफॉर्मिटी आ गई प्रोडक्शन की टेक्निक्स में, ठीक है। एक जैसी समानता का उसमें आई प्रोडक्शन की टेक्निक्स में। टू गेट द एडवांटेजेस ऑफ कंबाइंड परचेज एंड सेल, तो यहाँ पे एक एडवांटेज मिला, क्या, कंबाइंड परचेज और सेल, मतलब वो दोनों जो प्रोडक्ट बने हैं काफी सारी स्मॉल स्केल बन के, देखो वही चीज घूम फिर के आएगी क्योंकि कंबाइन हुआ है, यहाँ पे जो यूनिट्स थी वो कंबाइन हुई है, तो परचेज और सेल यहाँ पे कंबाइन हो गए, उसको उनको एडवांटेज मिल गया, ठीक है। अलग अलग नहीं जाना किसी को, सेम जगह पे जहाँ पे प्रोडक्शन हुई है वहीं पे उनको कंबाइंड परचेज भी वो करेंगे और सेल भी उसको करेंगे, ठीक है। टू गेट द एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, अब स्मॉल स्केल जो था वहाँ पे इंडस्ट्री, उसमें क्या हो रहा था, वहाँ पे स्मॉल स्केल एक स्मॉल स्केल पर हम प्रोडक्शन कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि यूनिट्स हमारी स्मॉल थी, ठीक है। लेकिन जब कॉम्बिनेशन हुआ उन चीज का, जब वो कंबाइन हुई, तो हम क्या करेंगे, लार्ज स्केल प्रोडक्शन वहाँ पे कर सकेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास काफी सारा रेवेन्यू भी उस समय होगा, हमारे पास यूनिट्स काफी ज्यादा होंगी, तो हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन अपनी कर सकते हैं। टू कंट्रोल ओवर डिमांड एंड सप्लाई, जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होंगी अलग अलग, तो वो डिमांड को मैच नहीं कर पाएगी, ठीक है। आपके पास एक छोटी यूनिट है जो कुछ गुड प्रोड्यूस कर रही है स्मॉल स्केल पर, डिमांड काफी ज्यादा हाई आ गई मान लो, तो वो उस चीज को नहीं उस चीज का सामना कर पाएगी अगर डिमांड ज्यादा आ गई तो। लेकिन जब हमारी एक लार्ज स्केल यूनिट होगी, ठीक है, तो हमारी जो प्रोडक्शन होगी वो भी लार्ज स्केल पर होगी, तो हम डिमांड को और सप्लाई को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आती है बात एडवांटेजेस ऑफ हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। अब है कि क्या क्या फायदे हैं हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशंस के, ठीक है। तो जो सबसे पहला फायदा हमारा इसमें आता है वो है एलिमिनेशन ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन। ये हमने शायद पिछली वीडियो में भी इसके बारे में पढ़ा था। तो हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे कंपटीशन ही खत्म हो गया, ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिव में भी हमने यही चीज पढ़ी थी, व्हेन सेवरल यूनिट्स कंबाइन इन द सेम इंडस्ट्री दे एलिमिनेट कंपटीशन अमंग देम। जब वो कंबाइन हो गई ना इंडस्ट्री सारी, तो क्या हुआ, वहां कंपटीशन ही खत्म हो गया, छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज हट गई बिल्कुल, तो कंपटीशन खत्म। दिस हेल्प्स द कंबाइनिंग यूनिट्स कंसिडरेबली इन अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट्स। जब कंपटीशन ही खत्म हो गया तो वो प्रॉफिट्स उन्हें कमाने में कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी और सफिशिएंट प्रॉफिट्स भी वो अर्न कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारे इसमें आता है सेफ गार्डिंग इंटरेस्ट, ठीक है। जो इंटरेस्ट थे उनको भी वो सेव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सच कंबाइंड यूनिट्स आर इन अ पोजीशन टू गेट अ कलेक्टिव प्लेटफॉर्म टू रेज देयर वॉइस टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। जब वो कंबाइंड है, ठीक है, इंडस्ट्री, तो वो एक ऐसी पोजीशन में है कि वो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि वो अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट को वहां शो कर सकते हैं और अपने इंटरेस्ट को बचा सकते हैं, ठीक है, कि हमें ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें इस तरह से पूरा प्रोड्यूस करना है और इस लेवल पे हमें वो प्रोड्यूस करना है, उनकी जो डिमांड वगैरह आएगी, सप्लाई होगी, वो सब ठीक होगी उस तरफ से। कंबाइंड टुगेदर दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू प्रेजेंट देयर केस बिफोर द पब्लिक और द गवर्नमेंट। तो वो इस तरह से कंबाइन हुए हैं कि पब्लिक कोई और या फिर कहें तो गवर्नमेंट उस चीज को प्रेजेंट करने से पहले ही वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो स्मॉल स्केल से बन के लार्ज हुई है वो पहले से उस चीज को प्रेजेंट कर दे, ठीक है। तो वो अपने इंटरेस्ट वहां
पे रख सकते हैं बिना किसी और के रखने से पहले, ठीक है। तो वो एक ऐसी पोजीशन में रहते हैं कि किसी और कोई और वो प्रोडक्ट लाए उससे पहले वो खुद वो प्रोडक्ट ले आए, वो भी लार्ज स्केल पे, डिमांड भी पूरी होगी और उनको प्रॉफिट्स भी होंगे, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल: when the units combine horizontally they are in a position to achieve monopolistic control over the supply of product. This facilitates them in increasing their profits considerably. तो आप कहोगे ये मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल क्या है? तो मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल क्या होता है? कोई भी कंपनी अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस और सप्लाई को कंट्रोल कर सके इजीली, उस चीज को हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल, ठीक है। जब यूनिट्स कंबाइन होंगी हॉरिजॉन्टली, दे आर इन अ पोजीशन टू अचीव मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल। जब वो हॉरिजॉन्टली कंबाइन हो गई तो वो एक ऐसी पोजीशन में आ जाती है कि वो अचीव कर सकती है मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल। मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल मतलब अपनी सप्लाई और प्राइसेस पर अच्छा खासा कंट्रोल पाना किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस और सप्लाई पर। ओवर द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट दिस फैसिलिटेट्स देम इंक्रीजिंग देयर प्रॉफिट्स कंसिडरेबली। जब वो उसकी सप्लाई अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है, उसके प्राइसेस कंट्रोल कर पाएंगे, डिमांड पूरी कर ही रहे हैं वो लोगों की, तो उससे क्या होगा, उनके अल्टीमेटली उनका प्रॉफिट्स भी अच्छा खासा इंक्रीज होगा। तो ये था एडवांटेजेस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें एडिक्वेट अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। कैपिटल का भी यहाँ पे अरेंजमेंट हो जाता है। कैसे? आफ्टर वेरियस यूनिट्स कंबाइन एंड गेन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। जब कुछ यूनिट्स अपने वो कंबाइन कर लेंगे, ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उनकी बढ़ जाएगी, मतलब वो वहां पे वो अब टिक गए हैं, ठीक है, स्टेबल वो हो गए हैं पूरी तरह से। दे डेवलप अ पोजिशन टू टेक एडवांटेज ऑफ ऑब्टेनिंग नेसेसरी फंड फ्रॉम बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जब कोई बिजनेस खड़ा होता है, ठीक है, तो थोड़ी प्रॉब्लम शुरू में आती है। जब वो धीरे धीरे चलने लगता है, जब वो और ज्यादा बड़ा हो जाता है बिजनेस धीरे धीरे, तो वहां पे उसको और ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक लोन्स वगैरह वो ले सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो वही चीज यहाँ पर है, दे डेवलप अ पोजीशन टू टेक एडवांटेज ऑफ ऑब्टेनिंग नेसेसरी फंड फ्रॉम बैंक। तो वो फंड ले सकते हैं किससे? बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। इट इज बिकॉज क्यों? देयर क्रेडिट वर्दीनेस एंड दे गेट लोन्स इजीली, क्योंकि उनकी क्रेडिट वर्दीनेस काफी ज्यादा बढ़ गई है। क्रेडिट वर्दीनेस क्या होती है? अगर वो कहीं से उधार लेंगे तो वो उसको इजीली चुका सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, उनको प्रॉफिट्स हो रहे हैं उस चीज में, ठीक है, जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें उनको प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो उनकी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ गई है। क्योंकि अगर वो किसी से भी कुछ उधार वगैरह लेते हैं तो वो उसको आराम से दे सकते हैं। इसी वजह से उनको लोन्स वगैरह इजीली मिल जाते हैं बैंक से, ठीक है। तो ये थे हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन के कुछ फायदे। अब फायदे हैं तो ऑब्वियसली, एक बचा है अभी, ठीक है, कन्वीनियंट फॉर गवर्नमेंट, एक बच गया था, इसको भी पढ़ लेते हैं। When such units combine, it becomes easier and convenient for the government to control the combined units. देखो गवर्नमेंट को क्या कन्वीनियंसी मिल जाती है, मतलब क्या फायदा हो जाता है गवर्नमेंट को इससे। जब वो यूनिट्स कंबाइन हो गई, पहले वो स्मॉल स्केल यूनिट्स थी, स्मॉल स्केल पर वो यूनिट्स थी पहले, ठीक है, इट बिकम्स इजियर एंड कन्वीनियंट फॉर द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द कंबाइंड यूनिट्स। पहले जब वो स्मॉल थी तो गवर्नमेंट को छोटी छोटी यूनिट्स को कंट्रोल करने में या फिर उनको उन पर नजर रखने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, ठीक है, क्योंकि काफी सारी थी ना वो, इसलिए। लेकिन जब वो कंबाइन हुई, वो एक यूनिट बन गई पूरी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी उसको इजीली कंट्रोल कर सकती है। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू द गवर्नमेंट टू कंट्रोल स्मॉल यूनिट्स इन लार्जर नंबर। स्मॉल यूनिट्स थी लार्ज नंबर में, मतलब छोटी छोटी यूनिट्स काफी सारी थी, गवर्नमेंट को उसमें डिफिकल्टी हो रही थी। लेकिन जब वो सारी यूनिट्स मिलकर एक बन गई तो वहां पे गवर्नमेंट को भी फायदा हुआ कंट्रोल करने में उनको, ठीक है। तो ये थे इसके बेनिफिट्स हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन के। अब बात आती है इनके डिसएडवांटेजेस। हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन के डिसएडवांटेजेस हम पढ़ने वाले हैं। तो इसका पहला पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ एंड पावर। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, जब इंसान के पास काफी ज्यादा पैसा आ जाता है, काफी ज्यादा वेल्थ उसके पास होती है, पावर उसके पास होती है, तो उसको कहीं ना कहीं घमंड आ जाता है। एक समय आता है, कुछ के साथ ऐसा होता है, ठीक है, तो उसको उस चीज का घमंड हो जाता है और चीजें वहां से खराब होनी शुरू हो जाती हैं। वही चीज यहाँ पर है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जब वो सारी कंबाइन होकर एक इंडस्ट्री बन गई तो वहां पे प्रॉफिट्स वगैरह उनके काफी ज्यादा हाई हो गए, काफी ज्यादा पावर उनके पास थी, वेल्थ उनके पास थी। Such combination results in concentration of wealth and power in a few hands. They start misusing this power and this affects the public adversely. तो उन पावर्स का वो मिसयूज करना शुरू कर देते हैं, जिससे अफेक्ट पड़ता है पब्लिक पर एडवर्सली, काफी बुरा प्रभाव पड़ता है पब्लिक पर, और कहीं ना कहीं आपकी ये जो इंडस्ट्री है ये भी बिल्कुल नीचे आ जाती है अगर ऐसा कुछ मिसयूज आप पावर का करते हो तो, ठीक है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन का। इकोनॉमिक रिस्क की अगर हम बात करें, हर बिजनेस में रिस्क होता है, आपको पता होगा। आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ सच यूनिट्स, जब हम कंबाइन कर रहे हैं उन स्मॉल यूनिट्स को तो साइज बढ़ेगा, ठीक है, द साइज इंक्रीजेस, द वर्क इंक्रीजेस, जो साइज बढ़ा है उसमें जो वर्क होगा वो भी बढ़ेगा,
एंड इट्स प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस ऑल्सो इंक्रीजेस। तो जो उसमें प्रॉब्लम्स होंगी, जो चैलेंजेस होंगे वो भी अपने आप बढ़ेंगे। विद रिजल्ट, उससे क्या होगा, द इकोनॉमिक रिस्क एनहेंस कंसिडरेबली। इकोनॉमिक रिस्क बढ़ेगा इन द इवेंट ऑफ रिसेशन, द रिस्क इंक्रीजेस एंड विद द रिजल्ट द चांसेस ऑफ लॉसेस ग्रो मोर एंड मोर। तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे लॉसेस के चांसेस भी उतने ही ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे इसमें आता है लैक ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स। यहाँ पे क्वालिटी इंप्रूवमेंट की काफी ज्यादा कमी रहती है, मतलब क्वालिटी को इंप्रूव नहीं करते हैं, ऐसा वहां हो जाता है। क्यों? एज द कॉम्पिटिशन इज रिड्यूस। देखो कॉम्पिटिशन ही जब वहां रिड्यूस हो गया, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा कि उन्होंने कॉम्पिटिशन ही खत्म कर दिया हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन ने। अगर एक बिजनेस में कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा तो वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करना ही बंद कर देंगे, क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है, कोई टक्कर ही नहीं दे रहा उस प्रोडक्ट को, तो वो उसकी क्वालिटी इंप्रूव करेंगे ही नहीं, उस अपने प्रोडक्ट को वैसा ही रहने देंगे। इसलिए यहाँ पे क्वालिटी इंप्रूवमेंट की काफी ज्यादा कमी हो जाती है। ठीक है, द कंबाइंड यूनिट्स में नॉट टेक एक्टिव इंटरेस्ट इन ब्रिंगिंग अबाउट द नेसेसरी इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड इट्स प्रोडक्शन प्रोसेसेस। ना ही वो उसकी क्वालिटी में कोई इंप्रूवमेंट लाते हैं, ना ही अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस में कोई इंप्रूवमेंट लाते हैं। दिस अल्टीमेटली अफेक्ट्स द गुडविल ऑफ द कंपनी। इससे क्या होता है, गुडविल पर फर्क पड़ता है, कंपनी पर, कंपनी की गुडविल पर एक नेगेटिव इंपैक्ट इस चीज का पड़ता है। ठीक है, जब आप अपने क्वालिटी ही इंप्रूव नहीं कर रहे हो, जैसा प्रोडक्ट है उसको वैसे ही चलाते जा रहे हो। बिजनेस में क्या होता है, आपको प्रोडक्ट अगर आप कोई बना रहे हो ना, तो एक तो उसमें कंपटीशन होना जरूरी है। कंपटीशन से क्या होता है, आपको पता रहता है कि आपके प्रोडक्ट में क्या कमी है। जब यहाँ कंपटीशन ही खत्म हो गया तो उनको समझ ही नहीं आ रहा है इसमें क्या कमी, उसको प्रोडक्शन की टेक्निक में वो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी में कोई चेंज नहीं ला रहे हैं वो, तो कहीं जाके आगे जाके वो चीज भी वहीं मतलब कम होनी, उसकी डिमांड शुरू हो जाती है। ठीक है, ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। यहाँ पे काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करेगी। अंडर हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन द मोनोपोली पावर इंक्रीजेस एंड देयर इज अ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड पावर। If the abuse of such combination affect the public quite adversely, the government may be forced to interference into the matter. इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर क्यों करेगी? क्योंकि हमने अभी फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या पढ़ा था, सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ एंड पावर। यहाँ पे उन्होंने अपनी पावर्स का मिसयूज किया और उससे पब्लिक पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। वही चीज यहाँ पे इसका एक आगे का पॉइंट समझ लो। तो यहाँ पे ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, मोनोपोली पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मोनोपोली पावर का मतलब है एक ही इंसान के ऊपर काफी सारा बर्डन, काफी सारी वेल्थ, काफी सारी पावर्स उसके पास होती हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, ये सब वेल्थ और पावर काफी ज्यादा जब बढ़ जाएंगी तो इफ द अब्यूज ऑफ सच कॉम्बिनेशन अफेक्ट द पब्लिक क्वाइट एडवर्सली, जब वो चीज एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी पब्लिक पर, तो गवर्नमेंट को उसमें इंटरफेरेंस करना पड़ेगा। ठीक है, उस मैटर में गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। आगे बढ़ते हैं, लॉस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। इट गिव्स एन, देखो यहाँ पे एक लॉस हो जाएगा, जो स्मॉल बिजनेस है ना उनकी आइडेंटिटी ही खत्म हो जाएगी, उनकी पहचान ही खत्म हो जाएगी। इट गिव्स एन एंड टू स्मॉल बिजनेस, क्योंकि जब वो स्मॉल यूनिट्स कंबाइन हो गए एक लार्ज स्केल यूनिट में बदल गई हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो स्मॉल बिजनेस है उनको तो लोग भूल ही जाएंगे ना बिल्कुल। एवरी फर्म वर्क्स एज अ होल एंड ऑल द बिजनेस इज इन द हैंड्स ऑफ कमिटी फॉर्म्ड टू ऑर्गेनाइज द बिजनेस। वही चीज है कि जब सारी फर्म्स एक होल मतलब पूरी तरह से कंबाइन होकर काम करेंगी तो स्मॉल बिजनेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और उनकी पहचान ही बिल्कुल गायब हो जाएगी स्मॉल बिजनेसेस की। तो स्मॉल यूनिट्स का होना भी उतना ही जरूरी है जितना लार्ज स्केल यूनिट्स का होना जरूरी है। तो ये थे कुछ नुकसान हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशंस के, या फिर कहो डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स, कुछ भी कह सकते हो। इससे पहले हमने पढ़े फायदे, मेरिट्स, एडवांटेजेस ऑफ हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशंस, ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े और हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन का हमने मीनिंग जाना। तो ये था टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन के बारे में, पूरी उसकी कुंडली खोल ली हमने हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन की। अभी वर्टिकल कॉम्बिनेशन, लेटरल कॉम्बिनेशन, सर्कुलर कॉम्बिनेशन और डायगोनल कॉम्बिनेशन में बचे हैं, तो आने वाली वीडियोस में वो भी कर लेंगे। तब तक अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाओ, और इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो खुद भी देखो और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।